बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से समाप्त हो चुकी है। इस चरण में 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और अब तक के आंकड़ों के अनुसार 1200 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। चुनाव आयोग की माने तो इस बार नामांकन प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और अधिकांश जिलों में शांतिपूर्ण नामांकन संपन्न हुआ है। लेकिन सियासी दलों के अंदरूनी समीकरण अब गर्मी पकड़ने लगे हैं। पहले चरण की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल महागठबंधन के भीतर देखने को मिल रही है। आखिरी वक्त तक सीट के बंटवारे को लेकर जो रसाकसी चली है उसने सहयोगी दलों के बीच गहरी खटास छोड़ दी है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने कई सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। यही वजह है कि अब महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर इस बार टिकट वितरण को लेकर असंतोष खुलकर सामने आ गया है। बिहार कांग्रेस में अब लंबे समय से चर्चा थी कि टिकट जातिगत संतुलन के आधार पर बांटे जाएंगे, लेकिन प्रदेश इकाई के कई पुराने नेताओं ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि पार्टी ने विनिंग फैक्टर को नजरअंदाज कर सिर्फ जातिगत समीकरणों पर भरोसा किया है। आपको बता दें, पटना में कांग्रेस के नाराज नेताओं ने एक गुप्त बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कई वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक शामिल हैं, जिन्होंने खुले तौर पर कहा है कि दिल्ली हाईकमान की बिहार की जमीनी सच्चाई जानकारी नहीं उन्हें। कांग्रेस के भीतर यह भी चर्चा है कि कई सीट ऐसे नेताओं को दे दिए गए हैं जिनकी ना तो स्थानीय पकड़ है और ना ही संगठन में कोई खास योगदान। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखने को मिल रहा है। इस बार की सबसे दिलचस्प टक्कर कुटुंबा विधानसभा पर देखने को मिल रही है। ये सीट इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि यहां महागठबंधन के दो प्रमुख दल कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है। जी हां, दोनों दल आमने सामने आ गई है। कांग्रेस ने इस सीट से अपने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को उम्मीदवार बनाया है। यह कदम पार्टी के लिए प्रतीकात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि राजेश राम दलित समुदाय से आते हैं और कांग्रेस उन्हें संगठन के पुनरुत्थान का चेहरा बनाकर पेश करना चाहती है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने उनका नाम घोषित किया, राजद ने भी उसी सीट से अपने दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को टिकट दे दिया। अब यह मुकाबला महागठबंधन के भीतर ही दोस्ताना संघर्ष में बदल गया है। दोनों ही नेता 20 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने वाले हैं और दोनों ने अपने आमने सामने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर ली है। राजेश राम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब एक ट्वीट किया है, जिससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इनकलाब होगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस। उनके इस बयान को पार्टी के भीतर दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी ओर राजद उम्मीदवार सुरेश पासवान ने कहा है कि कुटुंबा सीट पर जनता लालटेन के साथ है और महागठबंधन में कोई मतभेद नहीं है, केवल राजनीतिक स्थिति ऐसी बनी हुई है। वैसे सीट पर एनडीए की ओर से खेल बहुत सोच समझ कर रचा गया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने ललन राम को भी यहां से उम्मीदवार बनाया है। ललन राम पूर्व में जेडीयू के विधायक रह चुके हैं और हाल ही में उन्होंने जेडीयू से अलग होकर मांझी की पार्टी हम का दामन थामा है। एनडीए की रणनीति साफ है कि दलित वोटों में सेंध लगाने की। कुटुंबा सीट पर लगभग 22% दलित मतदान है और तीनों उम्मीदवार इसी वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटे हैं। भाजपा और जेडीयू इस सीट पर हम के प्रत्याशी के समर्थन में एकजुट होकर प्रचार करने की योजना बना रहे हैं। खैर, कुल मिलाकर कुटुंबा विधानसभा इस बार बिहार की राजनीति का हॉट सीट बन चुका है। महागठबंधन के भीतर जारी खींचतान और एनडीए की रणनीतिक चाल के बीच ये मुकाबला बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है, जहां कांग्रेस के राजेश राम अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर लगा चुके हैं, तो वहीं राजद के सुरेश पासवान के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। इधर एनडीए के ललन राम इस संघर्ष को अपनी वापसी का मौका मान रहे हैं। अब कुटुंबा में ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता तीनों में से किसे अपना सच्चा प्रतिनिधि मानती है, दलित चेतना का चेहरा, लालटेन का पुराना योद्धा या एनडीए का नया दाव। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब काफी लोग नजर गड़ा कर बैठे हैं कि इस बार क्या कुछ देखने को वहां पर मिल सकता है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए NBC 24। धन्यवाद।